टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट। इसको हम कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट भी बोलते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग ट्रेडमिल्स, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट या फिर स्ट्रेस टेस्ट ईसीजी भी बोलते हैं। तो ये टेस्ट कब यूज़ होगा, मतलब इसमें जो भी क्या करते हैं हम, जो भी मेडिसिन या इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन या कार्डियोलॉजी टू मेजर द हार्ट एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्ट्रेस इन कंट्रोल्ड क्लिनिकल इन्वायरमेंट। पेशेंट जो होगा वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में है, मतलब अगर पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम उसको देख सकते हैं, क्लिनिकल कंडीशन में होगा कंट्रोल्ड। और जब उसके हार्ट पे स्ट्रेस आता है तो वो उसका हार्ट किस तरीके से वर्क करता है ये जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस? द स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो हम पेशेंट को देते हैं वो बाय आइदर बाय एक्सरसाइजिंग और एनी ड्रग स्टिमुलेशन, हम हार्ट को स्ट्रेस दिया, फिर ये क्या करेगा, जो कार्डियक सर्कुलेशन है जब पेशेंट रेस्ट पे था तब कार्डियक जो सर्कुलेशन था उसमें, और जब ड्यूरिंग स्ट्रेस है तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ, दोनों को कंपेयर करता है। ये प्रिंसिपल है इसका। तो ये जो टेस्ट है इट कैन बी यूज टू डायग्नोज द इस्केमिक हार्ट डिजीज और फॉर द पेशेंट प्रोग्नोसिस आफ्टर अ हार्ट अटैक। मीन्स किसी पेशेंट को एमआई आया है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद वो पथ्य पथ्य सब पालन कर रहा है जो आपने फॉलो करने को कहा, नॉर्मल जो भी मेडिसिन स्टार्ट है वो कर रहा है, उसके बाद क्या प्रोग्नोसिस है उसका, वो सब जानने के लिए भी हम टीएमटी कराते हैं। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हैं, ऐसी चीज़ों को डायग्नोज करने के लिए भी हम टीएमटी कराते हैं। क्या मेथड है इसका? इसमें हार्ट को पहले स्टिमुलेट किया जाता है, जैसे हमने बोला, मतलब नॉर्मल जो ये ईसीजी है हमारा रेस्ट पोजीशन पे वो तो होता ही है, फिर उसके बाद पेशेंट को क्या करते हैं, उसके हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं। कैसे? जैसे पेशेंट को ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज करने को, मतलब रनिंग करने को बोलते हैं, या फिर क्या करते हैं, जो स्टैंडिंग जो स्टेशनरी बाईसाइकिल होती है, मीन्स जो साइकिल खड़ी है लेकिन आपको पेडलिंग करनी है उससे, तो उससे भी आपकी बॉडी में हीट जनरेट होगी ना, हार्ट स्टिमुलेट होगा। या फिर कोई इंट्राविनस फार्माकोलॉजिकल स्टिमुलेशन देते हैं पेशेंट को और वो पेशेंट ईसीजी से कनेक्टेड रहेगा उस टाइम पे। कुछ पेशेंट ऐसे भी तो हो सकते हैं अब जिनके लेग्स ना हो लेकिन आपको ईसीजी कराना हो उनका, तो जो पेशेंट हैं जो अपनी लेग को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से, जैसे पेशेंट को एक ही पैर है किसी को लेकिन आपको कराना है टीएमटी, तो क्या करना है, उनको एक्सरसाइज कराते हैं विद अ बाईसाइकिल। मीन्स हैंड आर्म से जो वो मूव करेगा, क्योंकि किसी भी तरीके की एक्टिविटी कर रहा है बॉडी में तो स्टिमुलेशन हो रहा है ना उसकी, हार्ट पे तो स्ट्रेस आएगा ना, काम कर रहा है तो जो लेवल है हमारा मैकेनिकल स्ट्रेस देने का उसको प्रोग्रेसिवली बढ़ाते हैं हम। कैसे? एक तो स्पीड बढ़ानी है, वो जो भी मूवमेंट कर रहा है, जो भी, जैसे अगर ट्रेडमिल पे भाग रहा है तो जल्दी तेज स्पीड करनी है और थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल को भी बढ़ा के जो मैकेनिकल स्ट्रेस है उसको बढ़ाते हैं। इस टाइम पे जो भी अटेंडेंट है, मतलब जो फिजिशियन है, वो उसके सिम्टम्स को भी एग्जामिन करता है और उसके बीपी और ईसीजी मशीन से तो जुड़ा ही है वो। इसका फंक्शन क्या है इस टेस्ट का? इट इज़ द फर्स्ट चॉइस फॉर द पेशेंट विद मीडियम रिस्क ऑफ सीएडी। डायग्नोस्टिक वैल्यू क्या है इसकी? सेंसिटिविटी है 73 to 90% एंड स्पेसिफिसिटी है 50 to 74%। नाउ यू शुड नो व्हाट इज सेंसिटिविटी एंड व्हाट इज स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी क्या होती है? मतलब अगर कोई सिक पर्सन है, कोई बीमार पर्सन है, किसी भी डिजीज से जो है वो पीड़ित है, जैसे हम बोल देते हैं कि ये व्याधि इसको है, तो किसी भी टेस्ट की सेंसिटिविटी क्या होती है कि अगर किसी को कोई बीमारी है और आपने उसका वो टेस्ट कराया उसके अकॉर्डिंग, तो उस टेस्ट की कितनी सेंसिटिविटी है कि वो उस बीमारी को डिटेक्ट कर पाएगा। हर किसी को, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, उसको टीएमटी कराया तो ज़रूरी नहीं आप हर बार टीएमटी से डायग्नोज कर ही पाओ, तो उसकी सेंसिटिविटी कितनी है? 73 to 90%। 90% केसेस में आप कर पाओगे डायग्नोज अगर उसको सीएडी है। स्पेसिफिसिटी क्या होती है? एक हेल्दी पर्सन में है स्पेसिफिसिटी, मतलब हेल्दी पर्सन जो है उसको आप कंफर्म कितना कर पाते हो कि ये आपको डिजीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसकी स्पेसिफिसिटी है 50 to 74%। It is suitable to detect the specific area of ischemia and lumen narrowing, not a generalized arterial narrowing। मतलब जनरलाइज्ड आर्टरी में अगर कोई नैरोइंग है, थिकनिंग है, तो उसको नहीं जान पाता है। लोकलाइज्ड एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में जान पाता है कि यहाँ पे इस्कीमिया है या फिर यहाँ पे ल्यूमन नैरो हो गया है।
नेक्स्ट, वी नो द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ टीएमटी। अगर किसी को एक्यूट एमआई, अभी एमआई का अटैक आया और आप बोलो टीएमटी करो, तो वो नहीं पॉसिबल है, नहीं करना चाहिए। अनस्टेबल एंजाइना है, मतलब अनस्टेबल एंजाइना है पेशेंट को और कोई मेडिकेशन उसने चालू नहीं किया, मतलब उसको स्टेबल नहीं किया है, अभी मेडिकल थेरेपी पे नहीं है, तो अनस्टेबल एंजाइना में भी नहीं करना है हमें टीएमटी। अनकंट्रोल्ड कार्डियक एरिथमिया है अगर किसी को, अगर सीवियर सिम्टोमेटिक एरोटिक स्टेनोसिस हो, एरोटिक डाइसेक्शन हो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, पेरिकार्डाइटिस है, तो भी नहीं कराते हैं। मल्टी वेसल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है पेशेंट को, हाइपरटेंशन है, वो भी अनकंट्रोल्ड, तो नहीं कराने। जैसे ही स्ट्रेस देंगे तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है किसी पेशेंट को। और क्या इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं टीएमटी के? पेशेंट को पाल्पिटेशंस हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, एमआई अटैक भी कईयों को इंड्यूस हो जाता है इस वजह से, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हेडेक हो सकता है, नोजिया या फिर फटीग हो सकता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट टीएमटी। तो अगर आपको एग्ज़ाम में आता है, एक्चुअली ये जो भी हमारे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हैं ये मेनली 5 मार्क्स के लिए ही आते हैं। तो सबसे पहले टीएमटी में आपको इसके और क्या नाम हो सकते हैं, मतलब इसको क्या क्या बोलते हैं इस टेस्ट को, फिर उसकी डेफिनेशन, उसका प्रिंसिपल क्या है, किस मेथड से आप परफॉर्म करेंगे, डायग्नोस्टिक वैल्यू क्या है उसकी, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है और एडवर्स इफेक्ट क्या है, वो सब आपको पॉइंट्स में लिख के आना है। थैंक यू।